Assalamu alaikum. Today we will solve MA1 BBB Kit questions of chapter Job Order Costing. Let's start. Which of the following statement is incorrect? जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि इनकरेक्ट है? पहली स्टेटमेंट ये है कि जॉब कॉस्ट आर कलेक्टेड सेपरेटली वेयर एज प्रोसेस कॉस्टिंग आर एवरेजेस। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही क्यों है? क्योंकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में या जॉब कॉस्टिंग में हम हर जॉब को सेपरेटली मेंटेन करते हैं, सेपरेटली उसकी कॉस्टिंग करते हैं, और प्रोसेस कॉस्टिंग में हम एवरेजेस लेते हैं कि इतना जो है हमारा परसेंट काम कंप्लीट हो गया है, हमारे यूनिट ट्रांसफर्ड हो गए हैं और इतने यूनिट्स हमारे पास WIP में पड़े हुए हैं, और उसकी बेसिस पे जाके हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन बी, इन जॉब कॉस्टिंग द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ जॉब कैन बी असर्टेन फ्रॉम मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स एंड जॉब कॉस्ट कार्ड और टाइम शीट्स। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही क्यों है? क्योंकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में एक जॉब कॉस्ट शीट बनाते वक्त जितने भी मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स होते हैं वो बहुत अहम किरदार प्ले करते हैं ये मटेरियल की कॉस्ट लिखने में, कि जितने ज्यादा मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स इश्यू हुए होंगे उतनी ही मटेरियल की कॉस्ट होगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, इन प्रोसेस कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन इज नीडेड about work passing through a process and work remaining in each process। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने अब तक यही पढ़ा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में हमें दो इंफॉर्मेशन लाजमी दी गई होती हैं कि कितना परसेंट काम हो चुका है और कितना परसेंट अभी काम रिमेनिंग प्रोसेस में बाकी है। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं। इन बोथ प्रोसेस एंड जॉब कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस will be incorporated into normal product cost। क्या हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर नॉर्मल लॉस की कोई ट्रीटमेंट पढ़ी है? हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं पढ़ी है। अगर यहाँ पे सिर्फ ये बात ये लिखी हुई होती कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करते हैं तो किसी हद तक ये बात ठीक होती, लेकिन यहाँ पे दोनों की बात लिखी हुई है, जॉब ऑर्डर में भी और प्रोसेस कॉस्टिंग में भी नॉर्मल लॉस यूज हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम नॉर्मल लॉस को इनपुट से माइनस करते हैं और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में नॉर्मल लॉस का कोई काम नहीं होता। इसीलिए डी वाली स्टेटमेंट है इनकरेक्ट और यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सा फीचर है जॉब कॉस्टिंग का? प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ द कस्टमर। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमने शुरू में यही पढ़ा है, जो काम एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट किया जाए वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहलाता है। ठीक है, और यही फीचर है जॉब कॉस्टिंग का। ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं। एसोसिएटेड विद कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ लो कॉस्ट आइटम। ये चीज हम प्रोसेस कॉस्टिंग में करते हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में इस चीज का कोई भी ताल्लुक नहीं है। प्रोडक्ट कॉस्ट आर चार्ज यूजिंग द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली। ये जो बात ये कह रहा है, ये बात कर रहा है वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट क्या कहती है? वो शामिल नहीं करती है अपने एक यूनिट के अंदर अपने फिक्स कॉस्ट को वो शामिल नहीं करती है, इसीलिए इसका ताल्लुक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से नहीं है। कॉस्ट आर चार्ज ओवर द यूनिट प्रोड्यूस इन अ पीरियड। ये बात जो है ये बात है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है? सारी कॉस्ट चार्ज करता है, चाहे वो वेरिएबल चाहे वो फिक्स्ड हो। तो इसका ताल्लुक भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से नहीं है। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कस्टमर की रिक्वायरमेंट में काम करती है, और यही बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? A material requisition note is used to record the issue of material to a specific job। जो हमारी मटेरियल रिक्विजिशन नोट होता है वो इस्तेमाल होता है कि हमने कितना कितना मटेरियल इशू किया है हर एक जॉब को। ये बात सही है। ठीक है,
जो ऑप्शन 2 है या स्टेटमेंट 2 है उसमें ये बात लिखी हुई है, अ टिपिकल जॉब कॉस्ट विल रिमेन एक्चुअल कॉस्ट फॉर मटेरियल, लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड and non-production overhead are often added as a percentage of total production cost. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली. स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है? क्योंकि हम अलग अलग जॉब की परसेंटेजेस पे काम कर रहे होते हैं. ये बात पहले से तय नहीं है कि इसकी इतनी परसेंटेज होगी और इस तरह इस तरीके से काम होगा. Question number 4. The following information relates to job 2468, which is being carried out by AB company to meet a customer order. डायरेक्ट मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है डिपार्टमेंट ए का वो है $5,000 और जो डिपार्टमेंट बी का कंज्यूम हुआ है वो है $3,000. डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हैं वो डिपार्टमेंट ए के 400 हैं और डिपार्टमेंट बी के 200 हैं. डायरेक्ट लेबर पर आवर एक घंटे का जो रेट है वो डिपार्टमेंट ए का 4 है और डिपार्टमेंट बी का 5 है. प्रोडक्शन ओवरहेड पर डायरेक्ट लेबर आवर, जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो डिपार्टमेंट ए का 4 है और डिपार्टमेंट बी का भी 4 है. टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो दी हुई है वो डिपार्टमेंट ए की तो कोई नहीं दी हुई है, लेकिन डिपार्टमेंट बी की जो दी हुई है वो हमें दी हुई है 2600. वो आपसे ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब. जॉब की टोटल कॉस्ट निकालनी है. जॉब किस जॉब की निकालनी है टोटल कॉस्ट? हमें जॉब नंबर 2468 की टोटल कॉस्ट निकालनी है. तो हम एक जॉब कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमारा डायरेक्ट मटेरियल, देखो डायरेक्ट मटेरियल 2 डिपार्टमेंट से लग रहे हैं. कोई एक चीज ऐसी होती है कि एक डिपार्टमेंट ने एक चीज से गुजरा, अब वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा. ठीक है, तो जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हो रहा है डिपार्टमेंट ए का खर्चा लग रहा है वो 5,000 है और डिपार्टमेंट बी का है 3,000. तो 5,000 प्लस 3,000 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,000. ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आ गया. इसके बाद मैं आ जाऊंगी डायरेक्ट लेबर पर. डायरेक्ट लेबर में वो कह रहा है कि लेबर ने 400 घंटे काम किया है डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट ए में और 200 घंटे काम किया है डिपार्टमेंट बी में. तो सिंपली मैं 400 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी 4 से. 400 मल्टीप्लाई बाय 4 तो डिपार्टमेंट ए का आ जाएगा 1600 घंटे काम किया है लेबर ने और डिपार्टमेंट बी का आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 5 1000 कि 1000 घंटे डिपार्टमेंट बी में काम हुआ है. अब मैं दोनों को ऐड कर लूंगी कि एक जो जॉब में है मेरी 2468 उस पे डिपार्टमेंट ए के 16 घंटे लगे हैं लेबर के और डिपार्टमेंट बी के 1000 घंटे लगे हैं. टोटल लगे हैं कितने? 2600. दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट 8,000 प्लस 2600 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10,600. अब इसमें मैं ऐड करूंगी प्रोडक्शन ओवरहेड. हमेशा ये बात याद रखिएगा कि लेबर के घंटे और प्रोडक्शन ओवरहेड के घंटे सेम होते हैं, क्योंकि जितने ही घंटे लेबर काम करेगा उतने ही घंटे हमारे ओवरहेड के खर्चे होंगे. इस सवाल में जो काम किया है लेबर ने वो है 400 घंटे, लेकिन रेट हमेशा डिफरेंट होंगे. ओवरहेड अगर मेरी फैक्ट्री में 4 घंटे लेबर काम कर रहा है और उसका 1 घंटे का रेट है 4, तो लेबर अंधेरे में तो काम नहीं कर रहा, मेरी फैक्ट्री की बिजली भी चल रही है तो उस बिजली का भी तो खर्चा है ना. लेकिन वो बिजली का कितने घंटे ही चलेगी जब तक लेबर काम करेगा. तो घंटे हमेशा सेम रहते हैं लेबर के भी और ओवरहेड के भी. हाँ, रेट माइट बी डिफरेंट. ठीक है, ओवरहेड का रेट कितना है मेरा 400 घंटे हैं और ओवरहेड का रेट यहाँ पे 4 ही है. तो ये तो आ जाएगा मेरा डिपार्टमेंट ए में जो खर्चा आया है वो आया है 1600 का. ठीक है,
इसके अलावा जो डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट बी में 200 घंटे हैं और 1 घंटा का जो खर्चा आता है वो आता है 4, 200 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ रहा है 800। 1600 प्लस 800 करूंगी जब मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2400। अब जो मेरे पास आंसर आएगा वो कहलाएगी मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट। अब मैं 10,600 में ऐड करूंगी 2400, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13,000। ये जो 13,000 आएगा ये होगी मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट। इसके अंदर अब मैं ऐड करूंगी अपने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, डिपार्टमेंट ए के तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है ही नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट ए के अंदर तो मेरे पास एडमिन का ओवरहेड है नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट बी में मेरे पास एडमिन का ओवरहेड है, वो है 2600, और वही 2600 मैं यहाँ ऐड करवाऊंगी 13,000 के अंदर। जब मैं 2600 ऐड करवाऊंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 15,600। 15,600 जो आएगा ये होगी मेरी टोटल कॉस्ट, एंड डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 भी कवर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी कवर होगा और क्वेश्चन नंबर 7 भी कवर होगा। हम डेटा पढ़ लेते हैं। द फर्म मेक्स स्पेशल असेंबलीज टू कस्टमर ऑर्डर एंड यूजेस जॉब कॉस्टिंग। ओके, एक फर्म है जो कि स्पेशल असेंबलीज बनाती है कस्टमर के ऑर्डर पर और यूज करती है जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, द डेटा फॉर द पीरियड आर, 3 हमें जॉब्स देनी है, जॉब नंबर AA10, जॉब नंबर BB15 और जॉब नंबर CC20। ओपनिंग WIP जो जॉब नंबर AA10 की है वो है 26,800, जॉब BB15 की है 427,990 और कोई WIP है ही नहीं जॉब नंबर CC20 की। फिर जो मटेरियल ऐड हुआ है जॉब नंबर AA10 के अंदर वो हुआ है 17,275, और मटेरियल जो BB15 में 0 ऐड हुआ है, कोई ऐड हुआ ही नहीं है, और जॉब CC20 के अंदर जो मटेरियल ऐड हुआ है उसका खर्चा है 18,500। लेबर फॉर पीरियड, जो लेबर का खर्चा आया है AA10 में वो आया है 14,500, BB15 में आया है 3,500 और CC20 में आया है 24,600। वो ये कह रहा है द बजटेड ओवरहेड फॉर द पीरियड वर $126,000। जो बजटेड ओवरहेड का खर्चा है पूरे थ्रू आउट द पीरियड वो कितना है 1,26,000 एंड शुड बी एब्जॉर्ब बेस्ड ऑन लेबर आवर, और ये एब्जॉर्ब होता है लेबर आवर की बेसिस पे। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताई भी है और आप लोग को ये बात मालूम भी होगी कि एक्टिविटी 3 तरीके से मेजर की जाती है, एक लेबर आवर पे, एक मशीन आवर पे, एक यूनिट्स पे। यहाँ पे लेबर आवर की बेसिस पे एब्जॉर्ब हुए हैं। डिटेल ऑफ बजटेड लेबर आवर्स फॉर ईच जॉब्स इन दिस पीरियड आर एज फॉलो। जो बजटेड आवर्स हैं हर एक जॉब के लेबर्स के वो यहाँ नीचे दिए गए हैं। AA10 में जो बजटेड आवर्स हैं लेबर के वो है 580, जो BB15 है उसके हैं 140 और जो CC20 है उसके हैं 984। वो ये कह रहा है व्हाट ओवरहेड शुड बी एडेड टू जॉब नंबर CC20 फॉर द पीरियड टू द नियरेस्ट डॉलर। अच्छा, इसके अंदर उसने आपसे पूरी कॉस्टिंग शीट नहीं मांगी है, उसने आपसे पूरी कोई जॉब कॉस्ट शीट नहीं मांगी है, उसने आपसे सिर्फ ये चीज मांगी है कि जो आप जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे उसमें आप ओवरहेड का खर्चा कितना डालेंगे सिर्फ जॉब नंबर CC20 का, क्योंकि इस पूरे डेटा के अंदर जॉब जो हमारा ओवरहेड का खर्चा है वो कहीं भी गिवन नहीं है। बस ये बताया है कि ये टोटल खर्चा है 1,26,000 और ये इनके जॉब्स में ये इनके बजटेड आवर्स हैं। ये मालूम करना अभी मुश्किल है कि सिर्फ स्पेसिफिक CC20 में कितना खर्चा आएगा ओवरहेड का, तो इसको मैं मालूम करना सिखाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप ये देखो हमें किस चीज की जॉब का मालूम करना है ओवरहेड, हमें मालूम करना है CC20 का।
CC20 के जो बजटेड आवर्स हैं वो है 984, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करवा दूंगी इनके टोटल से। टोटल से मुराद है 580 प्लस 140 प्लस 984, 1704। मैंने क्या किया, 580 प्लस 140 प्लस 984 को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया 1704। इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी अपने टोटल खर्चे से 1,26,000 से। मैं अब करके देखती हूँ मेरे पास क्या आ रहा है, 984 डिवाइडेड बाय 1704 मल्टीप्लाई बाय 126,000। मेरे पास आंसर आ गया है 72761। 72761। इससे ये बात साबित हुई कि जो जॉब नंबर CC20 है उस पे जो खर्चा होगा ना ओवरहेड का, वो इतना होगा। मैंने सिंपली, आप लोगों ने अपने ओवरहेड के चैप्टर में अपॉर्शनमेंट करना सीखा होगा कि ये एक मुकम्मल एक खर्चे को किस तरह डिपार्टमेंट में तोड़ा जाए, किस तरह अपॉर्शन किया जाए। तो सिंपली मैंने जो उसके घंटे हैं उसको ऊपर रखा, टोटल जितने भी 3 जॉब्स के घंटों को ऐड किया और मल्टीप्लाई करवा दिया इसके मुकम्मल खर्चे से, जो था 1,26,000 मेरे पास निकल के CC20 का खर्चा आ गया। अगर यही काम मुझे और जॉब्स के लिए करना होता तो मैं यहाँ पे उसके घंटे रखती जिसके मुझे रिक्वायर्ड होते और आगे मैं सेम कैलकुलेशन करती। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल वही है, जैसे कि इसके क्वेश्चन के शुरू में ये बात बोल दी थी कि जो नीचे दिया हुआ गया डाटा है ये 3 क्वेश्चंस पर मबनी है। 5, 6, 7, 5 हमने कर लिया है, अब 6 मैं करूंगी। मैंने दोबारा से ये क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि हमें मसला ना हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की रिक्वायरमेंट ये है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब BB15। हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है BB115 की, मतलब यहाँ पे उसने हमसे पूरी जॉब कॉस्ट शीट बनवाई है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम लेंगे अपना ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP BB15 का कितना है, यहाँ सब कुछ हमें डॉलर में काम करना है, तो वो है 42790। इसके बाद हम ऐड करेंगे अपना डायरेक्ट मटेरियल। तो इस सवाल में डायरेक्ट मटेरियल कुछ है ही नहीं, 0 है, लिख लेते हैं फिर भी। डायरेक्ट लेबर कितना है, डायरेक्ट लेबर है 3500। ऐड करूंगी 42790, ऐड करूंगी 3500, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 46290। 46290 ये आ रही है मेरी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अपने प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए मेरे पास प्रोडक्शन ओवरहेड तो नहीं है। मैं यहाँ पे वही काम करूंगी जो मैंने पीछे काम किया था। अब मैं काम कर रही हूँ BB15 के लिए, तो सिंपली मैं क्या करूंगी, BB15 के घंटे कितने हैं, 140 घंटे हैं, डिवाइड कर दूंगी टोटल से। इनका टोटल किया था तो मेरे पास आ रहा था 1704। जब मैंने 580 को, 140 को और 984 को ऐड किया था तो 1704 आ रहा था, 1704। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगी 126,000 से, तो देखते हैं मेरे पास आंसर क्या आता है, 140 डिवाइडेड बाय 1704 मल्टीप्लाई बाय 1,26,000। आंसर आ रहा है 10352। ये मेरे पास ओवरहेड का खर्चा आ गया है जॉब नंबर BB15 का, तो ये है 10352। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी 46290 प्लस 10352, तो मेरे पास आंसर आएगा 56642। 56642 ये आएगी मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर तो इस सवाल के अंदर कोई मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन होता तो मैं यहाँ उसको ऐड करती, उसके बाद निकालती अपनी टोटल कॉस्ट। लेकिन इस सवाल में मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन नहीं है, मेरा हुआ ही नहीं है, तो यही मेरी टोटल कॉस्ट बन जाएगी 55642। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया है ताकि मसला ना हो कुछ भी देखने में। क्वेश्चन नंबर 7 की रिक्वायरमेंट है, व्हाट वाज द वैल्यू
of closing work in progress at the end of job AA10. जॉब AA10 की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। वो करने के लिए हमें पूरी जॉब कॉस्ट शीट बनानी होगी। ओपनिंग WIP AA10 का है, डॉलर में बात करेंगे 26800। मटेरियल कितना ऐड हुआ है, वो हुआ है 17275। लेबर कितना लगा है, लेबर लगा है 14,500। इनको जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है, या दूसरे अल्फाज में डायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाती है। तो 26800 प्लस 17275 प्लस 14500 ऐड करूंगी तो 58575। फिर मैं ओवरहेड, या इसके अंदर मैं अपने प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा ऐड करूंगी। प्रोडक्शन ओवरहेड के खर्चे के लिए मुझे वही काम करना होगा, मुझे अब मालूम करना है AA10 का। तो AA10 के हैं 580 डिवाइडेड बाय 1704। इन सब का टोटल 1704 था, उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 1,26,000 से। देखते हैं क्या आंसर आता है। 580 डिवाइडेड बाय 1704 मल्टीप्लाई बाय 1,26,000, 42887। ये मेरा ओवरहेड का खर्चा आया है जॉब नंबर AA10 का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 42887। जब मैं 42887 में ऐड करूंगी 58575, मेरे पास आंसर आ रहा है 101,462। ये मेरा आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट। यही अब तक जो मैंने काम कर लिया है जॉब के ऊपर, यही मेरी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये तो टोटल कॉस्ट आ जाती है और मिस इसको जो है क्लोजिंग ऑफ WIP इन्वेंट्री बोल रही है। तो अभी तक ये जॉब जो है ये मेरी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है, ये कहीं जिक्र नहीं है कि जॉब जो है ये सोल्ड हो गई है। तो जो चीज हमारे पास हमारी इन्वेंट्री में पड़ी होती है ये वो हमारी WIP में होती है। मतलब कि अभी भी इस पे क्या पता है, इस पे कुछ ना कुछ खर्चा लगना बाकी हो, एडमिन का खर्चा भी होना हो बाकी हो। तो अभी तक जो खर्चा हो चुका है उस खर्चे की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो है 101,462। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8.8। A firm uses job costing and recover overheads on direct labor। जॉब जो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज करती है और अपने ओवरहेड्स को रिकवर करती है किस पे, ये एब्जॉर्ब करती है डायरेक्ट लेबर पर, ठीक है। 3 jobs were worked on during a period, the details of which are as follow। 3 जॉब जो है पीरियड के दौरान हम 3 जॉब्स पे काम कर रहे हैं, जॉब नंबर 1, जॉब 2, जॉब 3। जॉब 1 में जो ओपनिंग WIP है वो 8,500 है, जॉब 2 में 0 है, जॉब 3 में 46,000 है। मटेरियल इन पीरियड जो जॉब 1 में 17,105 है डॉलर है, जॉब नंबर 2 में 29,025 है, जॉब नंबर 3 में 0 है। लेबर जो इस्तेमाल, लेबर का जो खर्चा है जॉब नंबर 1 पे वो है 12,500, जॉब नंबर 2 में 23,000 और जॉब नंबर 3 में 4,500। जो हमारा द ओवर हेड फॉर द पीरियड वर एग्जैक्टली एज बजटेड 1,40,000। जो मेरे ओवरहेड, जो मेरे बजटेड ओवरहेड हैं पूरे पीरियड के, वो हैं 1,40,000। जॉब 1 and 2 वर द ओनली इनकम्प्लीट जॉब एट द एंड ऑफ द पीरियड। जॉब 1 और 2 जो है अभी तक इनकम्प्लीट है पीरियड के एंड तक। What was the value of work in progress? अब हमें जॉब नंबर 1 और 2 की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। इस सवाल में हम जॉब नंबर 3 का कोई जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि जॉब नंबर 3 जो है वो सोल्ड हो चुकी है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करेंगे अपना, हम ओपनिंग
WIP लेंगे, दोनों जॉब्स की हम साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। जॉब 1 और जॉब 2, जॉब 1 जॉब 2। ओपनिंग WIP जॉब 1 का है 8,500 और जॉब 2 की कोई WIP इन्वेंट्री है ही नहीं। मटेरियल जो लगा है जॉब 1 पे वो लगा है 17,150 और जो जॉब 2 पे लगा है वो लगा है 29,025। लेबर का जो खर्चा है जॉब 1 पे वो है 12,500 और जॉब 2 पे जो है वो है 23,000। इन सबको मैं ऐड करके अपनी प्राइम कॉस्ट निकाल लेती हूँ, ठीक है। प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। 8,500 को ऐड करूंगी, 17,150 को ऐड करूंगी और 12,500 को ऐड करूंगी। मेरे पास आ रहा है 38,150। उसके बाद ये जॉब 1 की प्राइम कॉस्ट आ रही है। अब मैं जॉब 2 की प्राइम कॉस्ट निकालूंगी, ठीक है। 0 प्लस 29,025 प्लस 23,000, 52,025। अच्छा, अब क्या है, अच्छा मैं जो ना इनका टोटल भी यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि उसने मुझसे दोनों जॉब्स की इकट्ठी WIP मांगी है, तो इकट्ठी करने के लिए तो मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ। किसको? 38,150 प्लस 52,025 को मैंने ऐड कर दिया। तो इन दोनों की निकाल ली है मैंने कि दोनों जॉब्स पे, दोनों जॉब्स की जो मिला के प्राइम कॉस्ट है वो आ रही है 90,175, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब सवाल आता है ओवरहेड को, प्रोडक्शन ओवरहेड को लेके आने का। तो इस सवाल में मुझे प्रोडक्शन ओवरहेड सीधी तरीके से तो गिवन है नहीं और ना ही मुझे कोई अपॉर्चमेंट की अप्रोप्रिएट बेसिस गिवन है जो मैं निकाल सकूं। तो उसका एक तरीका और है, अगर सवाल के अंदर हमें अपॉर्चमेंट करने के लिए कोई अप्रोप्रिएट बेसिस गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी लेबर की इन तमाम कॉस्ट को ऐड करेंगे। 12,500 प्लस 23,000 और प्लस 4,500। जब हम इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा $40,000, ठीक है। और ये बात यहाँ लिखी हुई है कि जो ओवरहेड है वो रिकवर या एब्जॉर्ब होते हैं किस पे, डायरेक्ट लेबर पर। अब अगर मैं ओवरहेड का रेट निकालना चाहूँ, मैं OAR निकालना चाहूँ तो 1,40,000 तो मेरा बजटेड ओवरहेड है और वो एब्जॉर्ब होते हैं डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस पर। तो इसको अगर मैं 40,000 से डिवाइड कर दूं तो कोई शक, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 40,000, मेरे पास आंसर आ गया 3.5। 3.5 मेरे पास आंसर आ चुका है। अच्छा, अब जो है अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि डायरेक्ट लेबर का 3.5% मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा है, तो इसमें आप लोग मुझे गलत बोलेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऐसा है कि डायरेक्ट लेबर जो है वो रिकवर, जो ओवरहेड है वो एब्जॉर्ब होता है डायरेक्ट लेबर की बेसिस पे। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, जो जॉब 1 है उसमें मैं 12,500 को मल्टीप्लाई करवा दूंगी 3.5% से। 12,500 को डिवाइड करवाऊंगी 3.5% से, मेरे पास आंसर आ रहा है 437.5। मैं 12,500 को 3.5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। 12,500 को जब मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास जो मेरा खर्चा है ओवरहेड का जॉब नंबर 1 का वो है 43750, ठीक है। अब यही सेम काम मैं जॉब नंबर 2 के लिए करूंगी। मेरा जॉब नंबर 2 का खर्चा है कितना है, 23,000। 23,000 का मैं 3.5 लूंगी तो मेरे पास जो खर्चा आ रहा है मेरा ओवरहेड का वो आ रहा है 80500। मैं दोनों जॉब्स के लिए इकट्ठा काम कर रही हूँ तो मैं दोनों की प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड कर दूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा 124,250, ठीक है।
तो ये मेरे पास मेरी प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया। इसके बाद जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। अभी तक जो मेरी खर्चा WIP में, इन्वेंट्री में जो मेरी इन्वेंट्री पड़ी हुई है WIP में, उस पर जो कॉस्ट लग चुकी है वो है 1,90,175 प्लस 124,250 214425। जो इन्वेंट्री अभी मेरे पास WIP में पड़ी हुई है ये उसकी वैल्यू है 214425। C is the right answer. Question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 ये बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8.8 था, बस इसकी रिक्वायरमेंट चेंज है। रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्किट बोर्ड। अच्छा, जॉब 3 वाज कंप्लीट ड्यूरिंग द पीरियड। इससे जो 8.8 वाला था ये जो थी ये इनकम्प्लीट थी और इसी की इसने हमसे WIP की वैल्यू मांगी थी। अब जो जॉब नंबर 3 है, जॉब नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है ड्यूरिंग द पीरियड और उसने कंसिस्टेड ऑफ 2400 आइडेंटिकल सर्किट बोर्ड्स बनाए हैं। ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस करे हैं और जो यूनिट्स हैं वो हैं सर्किट बोर्ड्स। वो ये मालूम करना चाह रहा है कि जो सर्किट बोर्ड्स हैं वो एक कितने का है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्किट बोर्ड कितने का है एक। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप सिर्फ जॉब नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो ओपनिंग WIP हम लेंगे 46,000। मटेरियल हम लेंगे, मटेरियल हमारे पास है नहीं। लेबर हम लेंगे 4500। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का वही तरीका होगा कि 4,500 और मल्टीप्लाई बाय 3.5 जो हम इससे पहले करते आ रहे हैं। 4,500 क्योंकि ओवरहेड जो है वो लेबर आवर की बेसिस पे एब्जॉर्ब होंगे तो मेरा आंसर आ रहा है 1,15,750। जब हम इन तमाम चीजों को ऐड करेंगे हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी और हमारी जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आ रही है 66,250। ठीक है, ये हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। लेकिन इस सवाल में अगर उसने मुझसे टोटल कॉस्ट मांगी होती तो मेरा ये जवाब सही होता, लेकिन इस सवाल में उसने हमसे कॉस्ट पर यूनिट मांगा है। तो कॉस्ट पर यूनिट सर्किट बोर्ड का निकालना इंतहाई आसान काम है। कॉस्ट टोटल है 66,250 डिवाइडेड बाय 2400। 2400 क्या है मेरे सर्किट बोर्ड। जब मैं 66,250 को डिवाइड करूंगी 2400 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा $27.60। जो एक सर्किट बोर्ड है वो 27.60 रुपए या $60 का है। ठीक है, 27.60। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। देन इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैं मार्क कर देती हूँ 27.60। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है स्मॉल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर कंसल्टिंग आर, एक घंटे का जो रेट है ओवरहेड का वो है 12.50। सैलरी जो है सीनियर की वो उसको मिलती है $20 के हिसाब से और जूनियर की जो सैलरी है उसको मिलती है 15 रुपए एक घंटे के हिसाब से। असाइनमेंट नंबर 652 took 86 hours of senior consultant and 220 hours of junior consultant। एक जो असाइनमेंट है उस पे 86 घंटे लगते हैं सीनियर कंसल्टेंट के और 22 घंटे लगते हैं जूनियर के। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट। टोटल कॉस्ट क्या होगी असाइनमेंट की। सैलरी कॉस्ट निकालेंगे डायरेक्टली या दूसरी जबान में हम इसको लेबर कॉस्ट भी बोल सकते हैं। सीनियर की कितनी है, सीनियर की है, सीनियर के 86 घंटे काम किया है और एक घंटे का रेट है 20। 86 मल्टीप्लाई बाय 20 मेरे पास आंसर आ रहा है
1720 और जो मेरा जूनियर है उसने 220 घंटे काम किया है और उसको 1 घंटा काम करने के मिलते हैं $15, $15। 220 मल्टीप्लाई बाय 15, 3300। ये उनकी टोटल कॉस्ट आ गई है। ये सीनियर की आ गई है, ये जूनियर की आ गई है। इसके बाद ओवरहेड का जो खर्चा है, ओवरहेड का खर्चा कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बोला था कि लेबर के घंटे और ओवरहेड के घंटे सेम होते हैं, तो हम 86 और 220 दोनों को मैं ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 306। घंटे सेम हो सकते हैं लेकिन पर आवर रेट डिफरेंट, तो जो ओवरहेड का जो रेट है वो है 12.50। 306 मल्टीप्लाई बाय 12.50, आंसर आ रहा है मेरे पास 3825। मैं इन तमाम चीजों को ऐड कर दूंगी, 1720 प्लस 3300 प्लस 3825। मेरे पास जो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी असाइनमेंट नंबर 652 की, वो आ जाएगी 8845। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम हम रिमेनिंग टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।